बोरोन के हाइड्राइड की बॉन्डिंग अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो बोरोन का हाइड्राइड है BH3 मोनोमर होता है या B2H6 है। तो हम अभी ये जो टॉपिक कर रहे हैं शुरू, ये क्या टॉपिक है? ये है बॉन्डिंग इन B2H6। ये बॉन्डिंग स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, यूनिक होती है, स्पेशल बॉन्डिंग होती है। जो अभी तक नॉर्मल बॉन्ड बनाते आ रहे थे आप, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसके अलावा होती है। क्या मतलब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का? क्या बताया मैंने? जैसे हाइड्रोजन लिया, एक और हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। इन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, 2e लिख दिया मैंने। ये दो इलेक्ट्रॉन किस किस के बीच में है? दो एटम्स यानी दो सेंटर्स के बीच में, दो न्यूक्लियाई के बीच में। तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नाम दे देते हैं सिंपल। चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है तो भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अगर मान लो मैंने बना रखा है किसी एक एलिमेंट ए, डोनर है ये बी, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ए के दो इलेक्ट्रॉन थे, स्टिल इट इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ए एक सेंटर है, बी एक सेंटर है, और इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। वो बात एक अलग है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं ए ने, लेकिन बोलूंगा तो मैं इसको टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही। अब ये वाला जो बॉन्ड होता है ये इस टाइप का नहीं होता। B2H6 में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता। जो आपने अभी तक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अलग टाइप का बॉन्ड है। ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फाउंड इन B2H6। कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की। देखो, दो एटम है, उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, एक की शेयरिंग। अब यहां ये क्या बोल रहे हैं? तीन एटम है, 1 2 एंड 3। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। इन दो इलेक्ट्रॉन को ये तीनों इस्तेमाल करेंगे। ये है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ये सिंपल है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो एक थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बार बार एक वर्ड आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ठीक है, हमने वैकेंट ऑर्बिटल वाले देख लिए, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल के अलावा भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है किसमें? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन्हीं वर्ड से कहीं क्वेश्चन निकल जाएगा, तो ये बातें अच्छी तरह से दिमाग में रखनी होंगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जबकि टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट का क्या मतलब? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं, ना कम है ना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उससे कम रह गए। कैसे बनती है ये बॉन्डिंग, ये देखने वाली बात है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पर हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ भी पाओगे। हमें केमिकल बॉन्डिंग जब हमने पढ़ा तो BH3 का स्ट्रक्चर आप आराम से कर सकते।
ये मैं बड़ी तेजी से अगर आपको बताऊं तो बोरोन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। आउटर शेल क्या है बोरोन का आउटर शेल? 1s 2s 2p, एटॉमिक नंबर 5 2 इसमें एंड 3 इसमें। ये है आउटर शेल के 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एनर्जी बराबर होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। ये कंडीशन रहनी चाहिए। अब 3H मुझे इसके साथ जोड़ने हैं। जब मैं 3H इसके साथ जोड़ दूंगा तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इन 3 ऑर्बिटल का। एक S 2p मिलकर के ये खाली रह गया, अलग रह गया। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 होता है तो आप जानते हो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर। और ये बचा रह गया, ये कौन है? क्या है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के। तो अगर मैं इसकी पूरी ज्योमेट्री बनाने लगता हूं तो एक ट्राइगोनल बनेगा। बोरोन 3H 120 एंगल पर, 120 120 120 एंगल पर। ये वाला सिग्मा बॉन्ड मैंने एक ये शो किया, दूसरा वाला सिग्मा बॉन्ड एक ये शो किया, तीसरे वाला सिग्मा बॉन्ड एक मैंने ये शो कर दिया। 3 sp2 ऑर्बिटल, एक sp2 ऑर्बिटल बोरोन का, दूसरा sp2 ऑर्बिटल, तीसरा sp2 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गए। ये एक ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। ट्राइगन ये डॉटेड जो है मैंने प्लेन को शो करने के लिए किया। ये बचा रहा हुआ है अभी। क्या चीज है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहां रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा इस ट्राइगोनल प्लेनर के खाली ऑर्बिटल है। ये तो बात है एक BH3। कमी है इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। अब ये दूसरा एक और मैं BH3 लिख रहा हूं। जब हम BH3 को एक और BH प्रैक्टिकली देखा गया कि जब BH3 को आपस में कंबाइन करते हैं तो B2H6 मिल जाता। इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा वाला एक BH3 का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये स्ट्रक्चर लिख दिया। दूसरा BH3 का मैं यहां फिर लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, BH, ये H, ये H, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर इसके परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये क्या मदद करेंगे एक दूसरे की? एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दूसरे के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी ये पूरा करना चाहते थे। अगर अमोनिया जैसा कोई मॉलिक्यूल होता तो इनका मजा आ जाता। वो कैसे? देखो, अगर होता है नहीं, लेकिन अगर BH3 के आसपास NH3 आ जाता, इसके पास तो फालतू इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, एक्स्ट्रा है, इसे जरूरत ही नहीं है, इसकी रखा है, तो ये इसे डोनेट कर देता, बॉन्ड बन जाता। तब हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम दे देते, हमने ऐसे बॉन्ड पढ़े हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये दोनों भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए। और वो कैसे? ये जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इस बोरोन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर, जैसे जैसे मैं इसको और इसको क्लोज करूंगा, ये बॉन्ड पेयर, दिस इज नॉट लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाता। ये बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगा। यहां डोनेट कर दिया गया,
साइमल्टेनियसली जब ये इसने इसको डोनेट किया तो साइमल्टेनियसली इसका एक बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया गया। कुछ बोरोन एंड इस बोरोन में इंटरेक्शन हो गया, नए टाइप का एक अरेंजमेंट हमने सोचा। ऑर्बिटल जो है ये डेफिनेटली इसे बेंड करना पड़ेगा, हमें अब कुछ थोड़ा सा अलग तरह से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखूं भाई मैं इसे? इसे अब ऐसे लिखा जाएगा बी, ये दो एच तो नॉर्मल वाले हैं, इन्होंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। ये वाले दो एच तो नॉर्मल वाले हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में। किसने पार्टिसिपेशन लिया बॉन्डिंग में? बोरोन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड पेयर ने दूसरे बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल से। बोरोन हाइड्रोजन के इस बॉन्ड पेयर ने पहले वाले BH3 के वेकेंट ऑर्बिटल से। तो ये दो जो अनअफेक्टेड हैं वो तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, दूसरे वाले के जो दो अनअफेक्टेड हैं वो वैसे ही लिख देता हूं। ये इन्वॉल्व है हाइड्रोजन, ये जो इन्वॉल्व है हाइड्रोजन ये इस बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल से कनेक्टेड हो गया, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन किया और इस रिप्रेजेंटेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, दो ही तो इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को कौन कौन यूज करेगा? ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन। BHB यानी ये तीन ऑर्बिटल फ्यूज हो गए, एक इस बोरोन का ऑर्बिटल, एक इस वाले बोरोन का ऑर्बिटल, और एक बोरोन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ था पहले। इसको मैंने सिंपल तरह से यहां पर शो कर दिया। ऐसे ही एक और बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, BH लिखना चाहिए, यहां पर हमें लिखना होगा हाइड्रोजन बोरोन BH। जब ये हम कनेक्ट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो एक H BHB। ये वाले जो बॉन्ड बनाए या शो किए मैंने, अब देखने में लग रहा है कि ये दो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने, दो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए दो बॉन्ड? क्योंकि इस हाइड्रोजन बोरोन के दो इलेक्ट्रॉन थे, खाली ऑर्बिटल से यूज किए। इनफैक्ट ये वाला जो बॉन्ड हम यहां पर लिख रहे हैं, इस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो बॉन्ड लिख रहे हैं, दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक यूनिक टाइप का ये बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड मैं लिख रहा हूं उसमें कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको? एक हाइड्रोजन, एक बोरोन, एक ये बोरोन। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि ये वाले जो बोरोन हाइड्रोजन है ये सिंपल हैं। कौन से हैं ये बोरोन हाइड्रोजन? इसको बोलोगे आप 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बोल दोगे आप 2 सेंटर्ड। ये चार तो एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं हम टर्मिनल हाइड्रोजन, किनारे पर लगे हुए हैं, इनको बोलेंगे हम टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम्स को क्या? ब्रिज हाइड्रोजन। ब्रिज का मतलब दो बोरोन को जोड़ रहे हैं ना ये, तो जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले हाइड्रोजन होते हैं, इन हाइड्रोजन को बोलते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन। अब देखने में तो ये लग रहा है B2H6, लेकिन इसमें चार हाइड्रोजन एक जैसे हैं, बाकी के दो हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन हैं, एक जैसे हैं। चार हाइड्रोजन इसमें कैसे हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। बाकी के दो हाइड्रोजन इसमें कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हैं। चार बॉन्ड तो नॉर्मल बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि जो इसमें बचे हुए दो बॉन्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं। दैट्स व्हाई B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट में आपको कभी बोलना पड़ जाए, आपसे क्वेश्चन मान लो पूछ लिया, ये अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाई B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
अगर बिल्कुल एक शब्द में आपको आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस थ्री centered two electron bond which is electron deficient. ये आएगा हमारा आंसर। तो मैंने B2H6 का स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, BH3 का भी आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये बॉन्डिंग से भी रिलेटेड है, इस चैप्टर में भी है, और एक और पढ़ोगे आप आगे चल करके सेकेंड टर्म का आपका एक है जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम बोलते हैं कि पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में है, उसमें फिर ये आएगा और इसकी और डिटेल आएगी, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी B2H6 की, यहाँ तो हाइड्रोजन से रिलेट करके, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ब्रिज हाइड्रोजन बना रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट रह गया तो बता दो, फिर मैं इसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बड़ा ये सिंपल सा आपसे पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट मेटालिक हाइड्राइड आर यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, यानी हाइड्रोजन को स्टोर करना है। इशू क्या है, पहले तो ये सोचें हम, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होता है। और क्या चीज है ये इंडस्ट्रियल फ्यूल है। अब मुझे यहां से दूसरे सिटी में लेकर के जाना है, कहीं प्रोड्यूस हुआ है, वहीं तो सारा फ्यूल यूज नहीं होगा, इंडस्ट्री में होगा, जहां इंडस्ट्री लगी हुई है, यहां से 500 किलोमीटर दूर लगी हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। गैस को कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम उसे लिक्विफाई कर लेते हैं। आपने कभी हाईवेज पर देखा होगा, लिखा होता है कई बार लिक्विड नाइट्रोजन का ट्रक जा रहा होता है, कीप डिस्टेंस, हाईली फ्लेमेबल, लिक्विड पेट्रोलियम, हाई प्रेशर पर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बहुत सारी गैस आ जाती है। अब ये तो है नहीं कि भाई एक ट्रक में सिर्फ जो उसका वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम होगा वो, ज्यादा ज्यादा 150, 200, 300 लीटर हो जाएगा, 500 लीटर हो जाएगा। इतना सा हाइड्रोजन हम इंडस्ट्री में पहुंचा के क्या करेंगे? बहुत सारे हाइड्रोजन को कंप्रेस करके हम ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेशर बहुत हाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं से लीकेज हो गया तो गड़बड़ है, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, आपको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मैंने बताए थे, मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उन ट्रांजिशन मेटल्स में बीच में जो वॉइड होते हैं, उनमें हाइड्रोजन स्टोर किए जा सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन स्टोर हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ वॉइड्स में इकट्ठा हो जाता है, एक मॉलिक्यूल इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो हमने क्या किया, लिक्विड लिया कोई सा किसी मेटल का, अब उसमें पास कर दी हमने हाइड्रोजन, साथ के साथ उसे कूल कर दिया। कूल करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहीं एब्जॉर्ब रह जाएगी, तो बहुत छोटे से एरिया में को या वॉल्यूम में से बहुत सारी हाइड्रोजन एकोमोडेट कर जाएगी, नजदीक नजदीक आ जाएंगे ना H2 के मॉलिक्यूल। लिक्विड बनाने में तो बड़ा प्रेशर हाई करना पड़ता। अब है ये हमारे पास मान लो किसी मेटल का पीस, इसमें एब्जॉर्ब क्या है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है, बहुत जितना सारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप हाइड्रोजन का यहाँ बबल्ड करोगे, उतना ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं दूसरे सिटी में जहां पर ले जाना होता है, ले जाकर जब इसे हीट करेंगे तो वो सारा का सारा जो हाइड्रोजन है वो इसमें से अलग हो जाएगा। हीट करने पर ये जैसे जैसे लिक्विड बनेगा, वो हाइड्रोजन एस्केप कर जाएगा, उनको ट्यूब्स के जरिए कहीं पर जहां स्टोर करना होता है कर लेते हैं, या एज ए फ्यूल डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम मेटल को रिसाइकल कर सकते हैं। ये है सारी थ्योरी। तो मैंने जो आपको यूज बताया, इसका एप्लीकेशन बताई, क्या बताई, जो हाइड्रोजन होता है वो
स्टोरेज में किस तरह से यूज होता है। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड होते हैं, उनमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, वॉइड होते हैं, खाली जगहें होती हैं, उनमें लैटिस में, क्रिस्टल में, बीच में हाइड्रोजन ट्रैप करके रह सकता है। हम उसे आसानी से एक जगह से फिर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो निकलेगा नहीं, वो हाई प्रेशर पर कहीं नहीं करना होगा। ये इनफैक्ट है। दूसरी बात, इसके बाद हम आते हैं, ये सारी चीजें करो भाई, अच्छी तरह से करो, इसको करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। आपको 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, ये फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ, इसी को ऑब्जेक्टिव में ढाल देंगे। एक अमोनिया गिवन है आपको, एक H2O गिवन है, और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड गिवन। क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहां लिखा है क्वेश्चन, तो फॉलोइंग बाद में ही होगा ये, ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। यहां नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन है, इधर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ H लगा है, ऑक्सीजन के साथ H लगा है, नाइट्रोजन के साथ H लगा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मैं बनाऊंगा तो दूसरे एलिमेंट के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बना दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी। जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊंगा वाटर वगैरह में या किसी और में, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से, यहां फ्लोरीन के लोन पेयर से। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे पहले नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां नेगेटिव चार्ज बहुत आएगा। जितना नेगेटिव आएगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग बनेगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया। तो पॉजिटिव भी ज्यादा, नेगेटिव भी ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, कम है, तो यहां नेगेटिव कम आएगा। अपनी तरफ जितना कम खींचेगा ये, उतना, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसलिए कम विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो कम नेगेटिव आएगा, तो कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। कम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो वीकर बनेगा, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अभी हमने कहा कि कम है। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकेस्ट अमंग दीज थ्री। जबकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए HF में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किस में है, कम किस में है, तो किस बात पर बेस्ड? ये बस एक बात ये याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और क्वेश्चन, मैंने ये सारे आपको उसमें करा तो रखे ही हैं, लेकिन फिर भी चलो दोबारा से मैं इसको एक बार बता देता हूं। एक क्वेश्चन और क्या करना है आपको? एक क्वेश्चन करना है, सेलाइन हाइड्राइड किसे कहते हैं? अगेन दिस इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। एक वर्ड होता है सेलाइन, सेलाइन हाइड्राइड किसे कहा जाता है, क्या होते हैं?
सेलाइन हाइड्राइड उन हाइड्राइड को कहा जाता है जो वाटर से रिएक्शन करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दोज हाइड्राइड्स, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। व्हाट आर सेलाइन हाइड्राइड? दोज हाइड्राइड which produces base and hydrogen H2 when reacted with water. एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर NaH को वाटर से रिएक्शन करते हैं, HOH वाटर, डेल पॉजिटिव है, देखो सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव H2 बना लेते हैं, बन गया ये H2 हो गया अलग, साथ में क्या बचा रह गया? NaOH अलग कर। ये क्या चीज है? एल्केलाइन है, बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोजन जब बन जाता है तो उन हाइड्राइड को हम बोलते हैं कि ये सेलाइन हाइड्राइड हैं। डेंजरस मटेरियल होते हैं ये जो सेलाइन हाइड्राइड होते हैं, दीज आर डेंजरस मटेरियल। हाइड्रोजन जो बना ये इसमें हाईली फ्लेमेबल होता है। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है, देखने से इट कैचेस फायर। तो जब भी हम सेलाइन हाइड्राइड को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये वायलेंटली रिएक्शन करता है और तेजी से आग पकड़ लेता है। तो इसलिए हम इसको वाटर से हमेशा, आपने सुना होगा कि सोडियम मेटल भी वाटर से दूर रखना चाहिए, ऐसे सेलाइन हाइड्राइड को भी वाटर से दूर रखना चाहिए। अच्छा, जब भी कभी सेलाइन हाइड्राइड एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, एस ब्लॉक मेटल कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, और क्या है? कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, और भी है, मैग्नीशियम है। ये सब हाइड्राइड सेलाइन हाइड्राइड कहलाते हैं। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, MgH2, CaH2, ये सब कहलाएंगे सेलाइन हाइड्राइड। तो हम सेलाइन हाइड्राइड को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये फायर प्रोड्यूस करता है। क्यों डेंजरस है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फायर। और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, फायर का लिए ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी टाइप की फायर के लिए कोई सा भी एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर लें कि चलो आग लगी हुई है उस पर पानी डाल दो बुझ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सेलाइन हाइड्राइड कहीं बर्निंग शुरू हो गई, आप उस पर पानी डालोगे तो और ज्यादा जलेगा ना, और ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट कर जाएगी। जबकि नॉर्मल फायर के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। तो जिन केमिकल फॉर्म्स में ये रखा होगा वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सटिंग्विश सेलाइन हाइड्राइड वी मस्ट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होता है। जहां मान लो हमने ये रख रखा है सेलाइन हाइड्राइड
और जैसे ही हमने इसको इंटरेक्ट कराया वाटर से तो हाइड्रोजन आ गया, फायर आ गई। फायर क्यों आएगी? आसपास की जो ऑक्सीजन मौजूद है वो H2 से कॉम्बिनेशन करेगी और फायर प्रोड्यूस होगी। अब हम CO2 अगर इसके पास ले आते हैं तो CO2 इज हैवी देन O2। अगर हैवी है ये O2 से तो सेम टेम्परेचर पर CO2 इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगी और ऑक्सीजन को अलग कर देगी, एक लेयर बन जाएगी सेलाइन हाइड्राइड एंड ऑक्सीजन के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ऑक्सीजन अगर नजदीक नहीं आ पाएगा तो बर्निंग नहीं हो पाएगी। बर्निंग बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ही हो सकती है। कहीं पर अगर ऑक्सीजन नहीं है, आप सेलाइन हाइड्राइड रख भी देते हो, वाटर भी ऐड कर देते हो, तो बर्न नहीं होगा वो ऑक्सीजन, लेकिन एनवायरमेंट में अवेलेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सेलाइन हाइड्राइड को अगर कहीं इससे फायर प्रोड्यूस हो रही है तो हमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करनी चाहिए। ये होगा आंसर। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया। अब अगर आपको एक क्वेश्चन ये दिया जाए, अरेंज CaH2 BeH2 in order of electrical conductance, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चाहे इवन हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, जब मैं CaH2 लेता हूं तो कैल्शियम साइज बड़ा है, H2 H का साइज तो उतना ही है जितना है, बेरिलियम का साइज छोटा होता है, कैल्शियम के कंपैरिजन में बेरिलियम तो छोटा होता है, H तो उतना ही है जितना है। फजान रूल पर आ जाते हैं, छोटा कैटायन ज्यादा कोवलेंट, बड़ा कैटायन ज्यादा आयोनिक। ये पढ़ा था आपने, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। आयोनिक होगा तो जब मैं इसे मेल्ट करूंगा तो Ca2 पॉजिटिव एंड H नेगेटिव में आसानी से टूट जाएगा, जबकि ये कोवलेंट होने के कारण लेस नंबर ऑफ आयंस बनाएगा। जब आयंस कम मिलेंगे तो क्या नतीजा मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आयन कम मिले मतलब कंडक्टेंस कम हुआ, आयन ज्यादा मिले क्योंकि ये आयनिक हाइड्राइड है। क्यों आयनिक हाइड्राइड है? साइज में बड़ा है, साइज में जितना बड़ा होता चला जाएगा मेटल कैटायन, उतना ही ज्यादा आयोनिक होता चला जाएगा। तो जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं हम, तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये ऑर्डर मैंने बोला तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ, कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल, थर्मल नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड increases on moving down the group because ionic character increasing। क्या कारण है? because ionic character increases। ज्यादा आयन बनाएगा सीजियम हाइड्राइड, कम आयन बनाएगा लिथियम हाइड्राइड, ये होगा कारण।
यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है, अरेंज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम। आप लोगों ने किया होगा, पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन इन ऑर्डर ऑफ increasing bond enthalpy। देखो, फ्लोरीन या हेलोजन की कहानी अलग है। फ्लोरीन का मैंने फ्लोरीन से बना दिया बॉन्ड, इसके पास हैं भाई लोन पेयर्स, एक फ्लोरीन के पास 3 हैं। ये वाला लोन पेयर बॉन्ड है, ठीक है, अपनी जगह स्ट्रांग है वीक है वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये एक दूसरे को अपने नजदीक नहीं देखना चाहते हैं। रिपल्शन, रिपल्शन मतलब दूर भगाना एक दूसरे को। कौन दूर भगाएगा? एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को लोन पेयर के रिपल्शन के कारण दूर भगाएगा, जिसका फर्क क्या पड़ेगा, ये जो पहले से इनका कंप्रोमाइज होके बॉन्ड बन चुका था ये वीक पड़ जाएगा। बहुत वीक बॉन्ड होता है फ्लोरीन फ्लोरीन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है फ्लोरीन का। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, फ्लोरीन इज हाईली हाईली रिएक्टिव, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होता है। वो तो अलग क्वेश्चन था, लेकिन यहां हमें अलग दिया हुआ है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी तो कम हो जाएगी, वीक बॉन्ड का मतलब कम एनर्जी चाहिए इसे तोड़ने के लिए, तो एफ सिंगल बॉन्ड एफ तो आसानी से टूट जाना है। और दूसरी बात, अब बात पड़ती है किसकी? अब बात आती है हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम की। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम की बात अगर की जाए तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियॉन हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक न्यूक्लियॉन है, यानी एक प्रोटॉन है 0 न्यूट्रॉन है। उसके कारण इनके साइज में बड़ा थोड़ा से ही सही लेकिन अंतर होता है। ड्यूटेरियम का साइज थोड़ा सा छोटा होता है हाइड्रोजन से। अगर मैं साइज की बात करूं आइसोटोप की, हाइड्रोजन छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ड्यूटेरियम, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है ट्राइटियम। मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोजन बड़ा होता है, ये शॉर्ट होगा ड्यूटेरियम, ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया है। हाइड्रोजन बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा छोटा होगा ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होगा और छोटा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियॉन ज्यादा हैं। जब मैं ट्राइटियम पर पहुंचूंगा तो एक प्रोटॉन बाकी 2 न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन की संख्या 3 हो गई। ये इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होने से ट्राइटियम थोड़ा छोटा, जितना छोटा बॉन्ड बनेगा, अगर हम इन 3 बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम थोड़ा छोटा होता है, ट्राइटियम सिंगल बॉन्ड ट्राइटियम सबसे छोटा होता है। तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ये वीकेस्ट हो गया इन तीनों में। तो फ्लोरीन फ्लोरीन में तो लोन पेयर वाला फैक्टर था, इनके पास तो लोन पेयर नहीं है, इनको तो हम सीधे सीधे, क्योंकि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं तीनों, तो सबसे वीक बॉन्ड होना चाहिए फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, वीकेस्ट बॉन्ड।
एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। इन तीन का ही तो पूछा है ना, ट्राइटियम अगर होता तो उसका और ज्यादा हो जाता, ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम, इससे ज्यादा हो जाएगा ट्राइटियम सिंगल बॉन्ड ट्राइटियम, ये आएगा। और इससे कम आ जाएगा ड्यूटेरियम से कम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, किस चीज का ऑर्डर लिखा है? ये ऑर्डर लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी का। इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से, इसे आपको कर लेना चाहिए, ध्यान से करना। अब देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो था लिखा हुआ, ये तो हो गया सॉल्व, यही किया मैंने। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो HHDDFF, मैंने एक और दे दिया, बस ट्राइटियम दे दिया साथ। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसके आंसर को, तो कर ही लिया। एक क्वेश्चन ये है, इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको बता रहा हूं, समझो पहले इसको। NaHMgH2 and H2O in order of increasing reducing property, किसे कहते हैं भाई रिड्यूसिंग? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है वो रिड्यूसिंग होता है। जो हाइड्रोजन आसानी से प्रोड्यूस करता है वो नेचर में रिड्यूसिंग होता है। अब हम NaH की बात करते हैं। NaH आयोनिक है, Na पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव में आसानी से टूट सकता है बिकॉज इट इज आयनिक। अच्छा, दोबारा से सोचो, जो आयोनिक बिहेवियर है किस बात पर डिपेंड करता है? आयनिक बिहेवियर हाइड्राइड का, मेटल के हाइड्राइड जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं। नॉन मेटल के हाइड्राइड जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ये कोवेलेंट होंगे। कोवेलेंट में तो H नेगेटिव होगा ही नहीं बिल्कुल भी। कोवेलेंट में क्या होगा? कोवेलेंट में तो H होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो जो हाइड्राइड है H नेगेटिव तो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H पॉजिटिव तो अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे HF है मान लो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो H पॉजिटिव आएगा, डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर होगा तो ये कैसे देगा अपना इलेक्ट्रॉन? तो बात हो रही है हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो जितना ज्यादा आयोनिक वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग इन नेचर। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक बिहेवियर। सबका नहीं कह रहा हूं मैं, आयोनिक बिहेवियर ऑफ हाइड्राइड। सिर्फ आयनिक बिहेवियर लिख दोगे तो गलत है ये, जब तक H नहीं होगा। आयोनिक बिहेवियर ऑफ हाइड्राइड। अब हम एक बात पढ़ते आते हैं, बड़ा कैटायन ज्यादा आयनिक, छोटा कैटायन कम आयनिक। नॉन मेटल तो आयनिक बनाता ही नहीं, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बनाएगा, ये मेटल है ये मेटल है। सोडियम का साइज तो बहुत बड़ा होता है, मैग्नीशियम एक तो, और एक 2 पॉजिटिव, रही सही कसर यहां पूरी हो जाती है। बहुत छोटा साइज है मैग्नीशियम का, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बहुत छोटा होता है। मैग्नीशियम एटम ही छोटा होता है, मैग्नीशियम आयन तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा होने का मतलब है छोटा कैटायन कोवेलेंट, बड़ा कैटायन आयोनिक। और ये तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये तो परफेक्ट कोवेलेंट है, इसकी तो बात ही कुछ नहीं है। तो आयनिक बिहेवियर हाइड्राइड का क्या आएगा? वाटर सबसे कम आयोनिक, उससे ज्यादा MgH2, उससे भी ज्यादा NaH।
यही इसका आयोनिक बिहेवियर है, यही इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है। तो मैं समझता हूं ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन और किसी और एलिमेंट को लेकर उनके हाइड्राइड पर भी पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछ सकते हैं विच इज मोर रिड्यूसिंग। कौन कौन से? नंबर 1 लिथियम एच, सोडियम एच, सीजियम एच। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनिक बिहेवियर बढ़ रहा है। आयोनिक बिहेवियर अगर बढ़ गया तो इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप हाइड्राइड में मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग बिहेवियर इंक्रीज कर जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो उसका आंसर है, एक्सप्लेन किया गया है वही। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड H2O2। वाटर का तो सिंपल स्ट्रक्चर हम बढ़ते आ रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। H2O, HO एंड H। क्या क्या है इसके बारे में? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बेंट है ये। लगभग बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री बता रखा है आपको। बॉन्ड एंगल किसका? ये वाले बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। और ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर के साथ है। बॉन्ड पेयर कौन से वाले हैं? बॉन्ड पेयर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं कितने हैं? 2 होंगे। एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर कितने होंगे? 2 लोन पेयर्स होंगे। ये ओवरऑल हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एक प्लेन में ही रहेगा पूरा मॉलिक्यूल, लोन पेयर को तो काउंट करेंगे नहीं। ये H, ये एक प्लेन में रहना चाहिए। जबकि अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करता हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, जहां पर भी वर्ड पर ऑक्साइड आ गया तो मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बल्कि बोलना चाहिए कि बढ़ जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड के कंपैरिजन में ये बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका? -1 आएगा। अब यहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H, एक H। ऐसा नहीं है, नॉट लीनियर। स्टडीज जब करते हैं हम क्रिस्टलोग्राफी से, पोलर मेजरमेंट से पोलैरिटी का डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं, तो इट इज नॉट लीनियर। वैसे भी पता चल जाएगा अगर हम ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन पर नहीं जाते, सिंपल थ्योरी देखते हैं, तो भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई sp3। दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp3। sp3 कैसा होता है? sp3 होता है टेट्राहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल इस तरह से बनाया, दूसरा टेट्राहेड्रल इस तरह से बनाया। लेकिन टेट्राहेड्रल की 2 पोजीशंस पर तो लिखेंगे लोन पेयर्स, बाकी 2 पोजीशन पर लिखेंगे हाइड्रोजन। यहां सोचने की बात है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
यहां सोचने की बात है, ये एक कोई बॉन्ड है, यहां फर्दर कोई बॉन्ड लगा हुआ है, यहां फर्दर कोई बॉन्ड लगा हुआ है, ये ग्रुप आमने सामने आ गए, आमना सामना हो जाता है तो रिपल्शन भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन है ना भाई इसमें, रिपल्शन हो जाएगा, दूर तो जा नहीं सकते, ये रोटेट कर जाएंगे। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, नई बात पता चल गई आज ये आपको, ये इससे पहले मैंने क्लास में कभी नहीं बोली। सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड कैन शो रोटेशन, हो ही जाते हैं रोटेशन। दो बोर्ड ले लो, एक हार्ड बोर्ड लो, गत्ते ले लो दो मोटे मोटे, उनको एक नेल से जोड़ दो, एक बड़ी सी नेल लेके जोड़ दिया तो इसे घुमा सकते हो आप, रोटेट कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर दो नेल जोड़ दी हैं बीच में, अब नहीं घूमेगा ये, डबल बॉन्ड नहीं घूमता, सिंगल बॉन्ड घूम जाता है, रोटेशन। अब ये कोशिश करेंगे कि जितना दूर है बढ़िया बढ़िया है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बात समझना मेरी, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इसमें तो हो गया रोटेशन, क्योंकि ये आमने सामने नहीं रहना चाहते। तो अगर रोटेट करके ये आगे की तरफ को आ जाएगा, तो ये चारों एटम एक प्लेन में नहीं रहेंगे। ये काम की बात है हाइड्रोजन परऑक्साइड के स्ट्रक्चर के लिए। चार चार पॉइंट हैं, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट तो रह सकते हैं बिल्कुल एक प्लेन में, लेकिन जो चौथा पॉइंट है ये इसके सामने नहीं रहना चाहता, तो मैं रोटेट करके, यहाँ कहीं एक सर्कल है, इस सर्कल पे ये इधर रोटेट करके इधर 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 मैक्सिमम दूरी पर ये रहने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये दोनों प्लेन्स कोप्लेनर नहीं होते, और कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि ये वाले हाइड्रोजन का प्लेन और ये वाले हाइड्रोजन का प्लेन अलग अलग रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहें तो ओपन बुक स्ट्रक्चर की तरह से ये होता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके, सारी बात तो मैंने समझाई दी आपको, ऐसे होगा ये वाला प्लेन अलग, किसी और एंगल पर ये प्लेन ओपन बुक से समझ आएगा। जैसे हम एक कोई ओपन बुक लिखते हैं, तो अगर ऑक्सीजन यहां है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि प्लेन ये दिख रहा है ना अब हमें, तो अब हम समझ जाएंगे एक हाइड्रोजन अगर इधर आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इधर नहीं आएगा, दूसरा हाइड्रोजन रोटेट करके इधर आ जाएगा। बुक नहीं है ये, बस बुक हमने इमेजिन की है पीछे, लेकिन ओपन बुक के दो प्लेन क्योंकि अलग अलग होते हैं। अब इसमें कोई एंगल है, इसके प्लेन में और इसके प्लेन में जो एंगल है, दैट इज डाइहेड्रल एंगल, इसी को हम डाइहेड्रल एंगल नाम दे देते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी डिटेल से लिखी है एनसीईआरटी में ये बात। हाइड्रोजन परऑक्साइड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, गैस फेज में, सॉलिड फेज में। डाई नॉन प्लेनर होगा तो प्लेन्स के एंगल होंगे, इसका डाइहेड्रल एंगल, ये वाला एंगल। गैस फेज में अलग हो जाएगा, सॉलिड में अलग होगा। क्यों भाई, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कुछ थोड़ा बहुत। तो आपके लिए एक बात क्या हो गई है, डाइहेड्रल एंगल आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड के एंड वाटर के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर? इसको वर्ड का ही लिसिस कर देते हैं। लिसिस वर्ड का मतलब होता है
लिसिस मतलब क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग। प्रोटो, ये वर्ड लिया इन्होंने प्रोटॉन से। प्रोटॉन कहते हैं H पॉजिटिव को। ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब वाटर में कुछ ऐड नहीं किया आपने, आपस में ही जैसे दो BH3 आपस में ही बैठे बिठाए उनके दिमाग में आए चलो बॉन्ड बनाते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। तो एक सेल्फ, ऐसे ही वाटर वाटर से ही मिल करके, कोई नया रिएजेंट नहीं ऐड किया, तो ये वाटर वाटर से मिल करके प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा जो इस बात पर बेस्ड होगा, आगे सेकंड टर्म में एक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम पीएच करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ बताते हैं, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर रूट पढ़ी जा रही है, बिल्कुल छोटी सी बात पढ़ी जा रही है। क्या है ऑटो प्रोटोलिसिस? जब दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। किस तरह से जुड़ेंगे? वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो यहाँ डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ये जो H है, ये H इस ऑक्सीजन नेगेटिव को दिया जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां यहां आ गया H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव आ गया इसके पास, प्लस साथ में बन गया OH नेगेटिव। यहां से तो H टूट गया, इसका प्रोटोनेशन हो गया, इसका डी प्रोटोनेशन हो गया। इसको कहते हैं हम, क्या है ये? H3O पॉजिटिव है। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। अब इससे क्या पता चलता है? ये क्या प्रूफ करता है रिएक्शन? देखो, एसिड किसे कहते हैं? जो H देता है। बार बार मैं ये डेफिनेशन बताता हूं, इसको पक्की करो दिमाग में। एसिड किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? विच कैन डोनेट H पॉजिटिव। तो ये तो हो गया एसिड। कौन हो गया एसिड? वाटर। बेस किसे कहते हैं? विच गेन H पॉजिटिव। इसने गेन किया, ये H पॉजिटिव इसने दिया, ये H पॉजिटिव इसने ले लिया। जो H पॉजिटिव लेता है वो होता है बेस। कौन है बेस? वाटर। कौन है एसिड? वाटर। दैट्स व्हाई वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था पिछली क्लास में कि वाटर एम्फोटेरिक क्यों होता है, वहां हमने केमिकल रिएक्शन दिए थे अपनी सपोर्ट में, अपनी बात की सपोर्ट में। यहां हम ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं। वाटर इज एम्फोटेरिक because it shows autoprotolysis. That's why it is amphoteric in nature. Water is amphoteric because it shows autoprotolysis. Means ये एसिड भी है, ये बेस भी है। It have ability to accept H positive and it can also give H positive. इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं समझता हूं आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इतना ही करेंगे। क्वेश्चन करना सीखना है आप लोगों को। आप लोगों को जो सीखना है कि क्वेश्चन को हम डिलीवर कैसे करें, किस तरह से हम अपना आंसर, लिखना तो बाद की बात है, हमें आंसर अपने दिमाग में कैसे अरेंज करके बाहर लाना। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सारे टिप्स पे आ जाएंगे अगर आप सोचना सीख जाओगे। अगर आप ये सीख जाओगे कि हम
रिप्रेजेंट कैसे करें अपनी बात को, जो नॉलेज आपने इकट्ठी कर रखी है दिमाग में, उसको किस वे में, कौन से स्टेप्स होने चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए यही होता है कि आप उसे बैठ के नंबर 1 सोचो, दूसरा सोच को क्लियर करने के लिए कि वो सही है कि गलत है, उसे लिखा जाता है। अदरवाइज क्या जरूरत है लिखने की, आ गया तो आ गया बस, लेकिन ताकि उसमें कमी पता चल जाए। जब आप बैठ करके पढ़ो उसे दोबारा से तो आपको पता चल जाए ये तो मैंने गलत लिखा था या सही लिखा था। तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। एस ब्लॉक में कुछ और आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी के बाद के क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी कर लोगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप कैपेबल होंगे करने। सिलेबस के अंदर अंदर की बात हो रही है, सिलेबस के बाहर तो आपका कहीं से भी कुछ भी आ जाए फिर तो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव बचेंगे इसके, तो ऑब्जेक्टिव हम आगे प्रोसीड करें।